हेलो दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम फास्ट पे स्वागत है। मैं संदीप सर। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 की पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। इसका एक पार्ट इससे पहले हो चुका है। अब हम लोग जो है दूसरा पार्ट कवर कर रहे हैं उस चैप्टर का। ये चैप्टर था जो 18वीं शताब्दी में क्या स्थितियाँ थी। तो यही देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं 18वीं सदी में, जो कि उस समय भारत का कौन सा दौर चल रहा था, क्या क्या चीज़ें। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा हैदराबाद का उदय हो चुका था, सिक्कों का उदय हो चुका था, मरा मराठा अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे। तो फिर कर्नाटक या दक्षिण भारत में मैसूर में क्या चल रहा था। तो ये देखिएगा, हम लोग दक्षिण भारत में जहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे शासक थे, वहाँ पर क्या चीज़ें चल रही थी, उसी को हम लोग जो है देख रहे हैं। तो ये देखिएगा, कर्नाटक और मैसूर 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में अनेक नए राज्यों का उदय हुआ। इनमें से कुछ ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय कंपनियों के साथ साथ झगड़ों में फंस गए कर काफ़ी महत्व प्राप्त किया। इन राज्यों के बारे में विस्तार पूर्वक तुम अगले अध्याय में भी देख चुके हो। कर्नाटक का सूबा धीरे धीरे दक्कन के मुगल सूबेदार के कब्जे से निकल गया। तुम्हें याद होगा कि दक्कन के सूबेदार ने अपने को मुगल सत्ता से लगभग स्वतंत्र कर लिया था और हैदराबाद में निजाम और आसफ जाही वंश की स्थापना किया। इसका मतलब है कि जो हैदराबाद का निजाम था, एक नए राजवंश आसफ जाही वंश की स्थापना किया था। 1761 में हैदर अली ने मैसूर के राजा की गद्दी छीनकर राज्य पर अधिकार कर लिया। ठीक है, वही हैदर अली जो टीपू सुल्तान का पिता है, कर लिया। और हैदर अली ने अपना जीवन एक मामूली सैनिक के रूप में शुरू किया था। और हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान जो है एक योग्य शासक थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधार किए, फलतः मैसूर भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य बन गया। उदाहरण के लिए उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण और संगठन के आधुनिक तरीकों को अपनाया और आधुनिक तरीकों को अपना करके इसने क्या किया कि हथियार, आधुनिक किस्म के हथियार को भी बनाने और कारखाना खोला। उन्होंने कुछ नए उद्योग स्थापित करने का भी प्रयास किए। धार्मिक मामलों में वे काफ़ी समझदार और उदार थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी प्रजा का समर्थन प्राप्त कर लिया। और तत्कालीन भारत का अधिकांश शासक के विपरीत उन्होंने दुनिया की घटनाओं के बारे में भी अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली। इसका मतलब है कि जब आप किसी सत्ते में या किसी शासन व्यवस्था में करते हैं, तो वहाँ पे आपको धार्मिक समर्थन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आखिर मैसूर इतना ताकतवर कैसे बना कि उन्होंने एक नए चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया जो पूरी दुनिया में चल रही थी। लोगों को एक नई तकनीकी का विकास किया, नए हथियार बनाने का विकास किया और लोगों को धार्मिक समर्थन किया, जिसकी वजह से पूरे राज्य की जनता उसको क्या कर रही थी, राजा को समर्थन कर रही थी। इस वजह से बहुत ही शक्तिशाली जो है साम्राज्य हुआ। मराठा शक्ति का उद्यान और पतन। शिवाजी औरंगजेब के शासनकाल में मराठा राज्य की स्थापना किसने किया था? शिवाजी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शिवाजी के पोते साहू जी को कैद कर लिया गया, मगर राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रतिद्वंदी राजा के रूप में कोल्हापुर की गद्दी पर बिठा दिया, और जबकि साहू सतारा में शासन करने लगा। तो इस तरह से देखिए, मराठा साम्राज्य जो था और करने लगा, और इससे मराठा जो है, मराठा राज्य के दो दावेदार का समर्थन में बीच में युद्ध छिड़ गया। आखिरकार साहू आधिपत्य दृढ़ता पूर्वक स्थापित हो गया। पेशवाओं का उदय। साहू की सफलता में बालाजी विश्वनाथ का बड़ा हाथ था। इसका मतलब है, यहाँ से देखिए, बालाजी विश्वनाथ जो थे वो पेशवा यहाँ से ही शुरू होता है, और उसने पेशवा का एक पद प्राप्त किया और उसके साथ ही मराठा राज्य का विस्तार का युग शुरू हुआ। उसने सैयद बंधुओं में से एक के साथ समझौता किया। शिवाजी के राज्य में के सारे क्षेत्र साहू जी को वापस मिल गए और उसे दक्कन का 6 सूबा से चौथ और सरदेश मुख वसूल करने का अधिकार भी मिल गए। इसका मतलब है कि ये अधिकार जो है शिवाजी को जब मिला था, इसके बाद तब जाकर के किसको मिला है कि जब ये अधिकार जो है शिवाजी के सारे क्षेत्र साहू जी को मिले और इस तरह से अधिकार मिल गए। बदले में साम्राज्य की सेवा के लिए 15,000 घुड़सवारों की सेना रखना साहू जी को स्वीकार कर लिया। और 1719 में पेशवा मराठा सेना लेकर सैयद बंधुओं में से एक की मदद की
को दिल्ली गया और वहाँ फर्रुखसियर को गद्दी से हटा दिया। दिल्ली में मराठों ने मुगल साम्राज्य की कमजोर दशा देखी तो उसने मराठों की प्रभुसत्ता स्थापित करने की लालसा लगी। इसका मतलब है कि इस तरह से दिल्ली में जब मुगल साम्राज्य ने कमजोर होने की स्थिति देखी कि नहीं यार, ये तो मुगलों का धीरे धीरे ये आपस में इतनी लड़ाई कर लिए हैं, एक तो मुगल जो है आपस में ये उत्तराधिकारी को लेकर, इसके अलावा मुगल की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अब कहीं न कहीं जो पेशवा थे उन्हें ये लालसा हो गई कि अब दिल्ली की सत्ता जो है प्राप्त किया जा सकता है। पेशवा का पद सबसे शक्तिशाली बन गया और उसने मराठा राजा की शक्ति को निस्तेय कर दिया। ठीक है, मतलब अब ये निष्क्रिय हो गया, मराठा बहुत बस एक नाम मात्र शक्तिशाली रह गए। बालाजी विश्वनाथ का बेटा बाजीराव प्रथम, जिसने 1720 ईस्वी में पेशवा बना, उसने निजाम के राज्य पर हमले करने की और खिराज था वसूल करने के लिए उत्तर की ओर मराठा शक्ति का विस्तार करने की नीति अपनाई। उसने मालवा और उत्तरी गुजरात और बुंदेलखंड को जीत लिया और ठेठ दिल्ली, जैसे जो डेढ़ दिल्ली के तक हमले किए, मगर उसने दिल्ली पर कब्जा नहीं किया क्योंकि अभी तक मुगल बादशाह की काफ़ी इज्जत थी और मराठों ने ये हमले राज्य विस्तार के इरादे से नहीं किए, बल्कि उनकी दिलचस्पी किसमें थी, तो ये उनकी जो है यदि देखा जाए, बल्कि उनकी दिलचस्पी बस केवल धन प्राप्त करने में रही। ठीक है, इसका मतलब है ये देखिए, उसका पतन हुआ और मराठे की ऐसी राज्य व्यवस्था कभी विकसित नहीं कर पाए थे। उन्हें अपना विजयों को अस्थायी बनाने और सुस्थिर प्रशासन कायम करने की सहायता दे सकती थी। वस्तुतः जिस नीति ने उन्हें अपनी सत्ता का विस्तार में मदद दी, उसी ने उन्हें आखिर में बर्बाद भी किया। चौथ सरदेश मुख के रूप में राजस्व का एक निश्चित हिस्सा सतारा में मराठों का केंद्रीय सरकार को भेज दिया जाता था। शेष हिस्से को मराठा सरदार अपने पास रखते थे और उनकी अपनी अपनी सेनाएं थी और सरदार कहने को पेशवा प्रतिनिधि थे, मगर उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी हद तक अपनी स्वतंत्रता और सत्ताएं स्थापित कर ली थी। वे सभी सतारा की सरकार के प्रति अपनी राजनिष्ठा और छुटकारा पाना चाहते थे। इस प्रकार 18वीं सदी के मध्यकाल तक 5 स्पष्ट मराठा शक्तियों का उदय हुआ। ये शक्तियाँ थी पुणे में पेशवा, बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर और ग्वालियर में सिंधिया। याद रखिएगा, ये वाला हमेशा मैच कराने के लिए आता है कि ये जो शक्तियाँ थी मराठों की, 5 शक्तियों का उदय हुआ, तो पुणे में मैच कराता है किसका, पेशवा का, बड़ौदा में मैच कराता है गायकवाड़ का, नागपुर में भोसले का, इंदौर में होलकर का और ग्वालियर में सिंधिया का। तो ये मैच कराने वाला हमेशा देता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से पुरानी एनसीईआरटी से ही कॉपी पेस्ट होता है। मराठा ने अपनी खास ढंग से राज्य व्यवस्था को कारण अन्य लोगों की सहानुभूति खो दी और उनके छापे के कारण दूसरे शासक उनके शत्रु बन गए और उनकी जो है अब व्यवस्था क्या हुई, उनकी कर वसूली से आसपास जो है विशेषकर किसानों व्यापारियों के कष्ट बढ़े और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में उनकी भीतरी कमजोरी और अन्य जगहों पर उन्हें मिलने वाले सहयोग को उजागर कर दिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई, नादिर शाह के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। उनके सैनिकों ने ही मार दिया था और उसे अफगानिस्तान में जो इलाके जीते थे उनके एक सेनापति अहमद शाह अब्दाली के हाथों में चला गया। अहमद शाह अब्दाली ने दुर्रानी वंश की स्थापना की। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि पूछेगा दुर्रानी वंश की स्थापना किसने किया था, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये अहमद शाह अब्दाली, इसी ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी। इसी बीच मराठों ने दिल्ली और पंजाब में अपना प्रभाव शुरू कर दिया था, क्योंकि मराठा तब तक पेशवा की शक्ति से जो है परिचित हो चुके थे। पेशवा सबसे शक्तिशाली बन चुका था और जो छत्रपति था अब यहाँ पे कमज़ोर है। तो ऐसे में मराठों ने अब्दाली के बीच युद्ध जो है छिड़ने की स्थिति बन गई और युद्ध हो भी गया,
जिसके बाद हुआ क्या, ये देखिए, मराठों ने के अलावा इस काल में उत्तर व अन्य शक्तियां थी। अवध का नवाब, जाट का रुहेला, मुगल बादशाह का कोई पूछ नहीं थी। अब्दाली अवध के नवाब और रुहेलों को समर्थन प्राप्त करने में सफल हो गया। मराठों के साथ लगभग सभी ने छोड़ दिया। जब 1716 में पानीपत का निर्णायक लड़ाई हुई, तब न राजपूत, न जाट, न सिख और न अपने किसी शक्ति ने मराठों की मदद की। यही कारण था कि उन्हें करारी हार हुई। इसका मतलब है कि इनकी नीति ने ही इनको बर्बाद कर दिया और ये किसी ने इनकी मदद नहीं की। और जब इनकी मदद नहीं हुई तो ये देखिए, और इस तरह से लड़ाई इतिहास में पानीपत की तीसरी लड़ाई हो गई, प्रसिद्ध थी। और पानीपत की पहली लड़ाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। और फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हेमू और अकबर के बीच हुई थी। और यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ाई का नतीजा मराठों में भयंकर साबित हुए और भारत में विशेषकर उत्तरी क्षेत्र में मराठों के आधिपत्य को गहरा धक्का लगा। उनके जो भी कुछ थी, इस लड़ाई के बाद खत्म हो गई। मराठा सरदार आपस में झगड़ने लगे और अपने ही आंतरिक कलह एवं अन्य शक्तियों की मदद खोजने लगे। कुछ समय के लिए मराठा अपने खोए हुए शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए उनकी स्थिति कुछ समय तक बनी रही। इस बीच भारत में राजनीतिक मामलों में यूरोप का व्यापारिक कंपनियों का हस्तक्षेप के कारण देश के राजनीतिक जीवन में बड़े भारी परिवर्तन हो रहे थे। इसका मतलब है कि इसी बीच जो है क्या किया गया कि जो देश में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन था विदेशी कंपनियों के आगमन से, यूरोप के आने वाले लोग। अब आते हैं समाज और राजनीतिक की कुछ विशेषताएं। जैसे राजनीतिक संघर्षों के इस काल में वाणिज्य व्यवस्था में वृद्धि होती गई और इस काल में वाणिज्य व्यापार के कुछ प्रमुख केंद्र, ये कौन कौन से केंद्र थे? कुछ प्रमुख केंद्र थे बंगाल में मुर्शिदाबाद, ढाका, दक्षिण में हैदराबाद, मछलीपट्टनम, अवध, फैजाबाद, वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर। सूबे के शासकों ने हिंदू और मुसलमान अधिकारी और सरदारों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की और राज्य में विभिन्न पदों की नियुक्तियां करते समय धर्म का ख्याल नहीं किया जाता था। तुम देख चुके हो कि अवध में नवाब की सेना में नागा सन्यासी भी थे और हिंदू मुसलमान परस्पर निकट आने से मिली जुली संस्कृति के विकास में मदद मिली। और भारतीय, इसका मतलब है कि भारतीय भाषाओं ने जैसे जैसे बंगला, मराठी, तेलुगु, पंजाबी ने अच्छी प्रगति की और उसका साहित्य अधिक समृद्ध बना, पहले से विकसित होती आ रही उर्दू अब अधिक इस्तेमाल होने लगा। खासकर शहरों में उसका साहित्य समृद्ध होने लगा और विशेषकर शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जैसे ख्याल और अर्धशास्त्रीय गायन शैली, ठुमरी, गजल खूब प्रगति हुई, जिससे मुगल राजपूत शैलियों के प्रभाव से देश के कई हिस्सों में विशेषकर कुल्लू, कांगड़ा, चंबा चित्रकला का भी विकास हुआ। इस प्रकार कलहों और युद्धों के बावजूद संस्कृति भी प्रगति जारी रही। 18वीं शताब्दी में राजनीतिक एकता का बड़ा अभाव था। यही कारण था कि अंग्रेज धीरे धीरे इसमें क्या किए कि अधिकार कर लिए। भाई, राजनीतिक एकता का काफ़ी बड़ा अभाव था, के कारण ही जो है मुगलों का पतन और प्रतिष्ठा, ऐसे ही किसी अन्य राज्य का उदय नहीं हुआ। जो देश का एक केंद्रीय सत्ता का एकीकरण कर सके थे, वो नए भारतीय राज्यों में मराठों ने सबसे ऊंची हैसियत प्राप्त कर ली थी, मगर वे भी एकीकरण की भूमिका को निभाने में असमर्थ रहे, क्योंकि ये खुद पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद ये बिखर चुके थे, इनकी शक्तियाँ बिखर चुकी थी। और फिर अब भारतीय समाज में एक नया मोड़ आता है। भारतीय समाज में एकता नहीं थी, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। हिंदू में भी ऊंच नीच का भेदभाव ग्रसित था, अनगिनत जातियों में बटे हुए थे। ऐसा कई समान उद्देश्य नहीं था जो सभी पृथक गुटों को एक साथ ला सकता था। जैसे यदि अनेक जैसे धर्म जाति को अलग अलग करेंगे तो बाहरी व्यक्ति हमें गुलाम बना लेगा। आज सुने होंगे कि लगातार चीन हमारी सेना मतलब हमारी सीमाओं में जो है हस्तक्षेप कर रहा है। चीन अपने आप में आप देखेंगे कि एक धार्मिक समूह में वो मानता है, लेकिन हमारे यहाँ भी हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्म को लेकर के आपस में जो है भेदभाव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जब तक हम एक नहीं होते हैं
तब तक बाहरी कोई न कोई हमला कर देगा और हमें कमज़ोर कर देगा। तो आपको अब किसी भी आप धर्म के हों, लेकिन यहाँ हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि यहाँ पे हमें ये पता चला कि जब हम अनेक भागों में बँट गए तो अंग्रेज आकर हमें आसानी से गुलाम बना लिए। एक बड़े समूह के साथ दुर्व्यवहार करते थे और उन्हें अछूत समझते थे। मुसलमानों में भी समुदाय थे और कुछ समुदाय अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझते थे। एकता न होने के कारण अनेक कारण हुए, जिससे आप देख सकते हैं कि यूरोप के अनेक देशों से आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप किस प्रकार जो है हमारे देश को जो है क्या किया गया, कमज़ोर किया गया। और उदय हुआ वाणिज्य व्यवसाय और वृद्धि के बाद उद्योगों के ने विभिन्न देशों की जनता के आर्थिक जीवन का एक समान बनाने में मदद दी। उन परिवर्तनों ने देश के विभिन्न भागों को एक दूसरे पर निर्भर बना दिया और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि एक भाग में रहने वाले लोगों को हित दूसरे भाग की घटनाओं से प्रभावित होता था। और देश में अनेक स्वतंत्र राज्य में बटे हुए थे, उन्हें देश की जनता एक सूत्र में बांधने के लिए संघर्ष कर रही थी। जनता सरकार के पुराने ढांचों को नष्ट करने के लिए भी लड़ रही थी और जनतंत्र की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। जनतंत्र का अर्थ था एक देश में सब नागरिकों के लिए समान अधिकार और एक ऐसी सरकार जो जनता की इच्छाओं के अनुसार बनती है और काम करती है। 17वीं सदी में ही इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था और राजा को मौत के घाट उतार दिया गया। यद्यपि राजतंत्र की फिर से स्थापना हुई, मगर वास्तविक सत्ता संसद के हाथों में चली गई। राजा धीरे धीरे नाम मात्र का ही राजा रह गया। 18वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका, फ्रांस में क्या घटित हुआ, यह हम पिछले अध्याय में भी मतलब फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा। तो इस तरह से जो है परिवर्तन हुआ। अब जब इस तरह से परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा, यूरोप की तरह अनेक देश, अनेक तत्व 18वीं शताब्दी में भारत में मौजूद नहीं थे, लेकिन बाहरी दुनिया के साथ साथ देश के भीतर भी व्यापार काफ़ी अधिक मात्रा में हो रहा था, मगर इससे जनता के आर्थिक और सामाजिक जीवन को अधिक प्रभावित नहीं किया। हर गांव अपनी जरूरत की वस्तुएं स्वयं बना लेता था। इस प्रकार गांव एक स्वतंत्र आर्थिक इकाई था। राज्य गांव से बड़ी मात्रा में राजस्व वसूल करता था। आमतौर पर गांव के कुल उत्पादन का आधे से अधिक राजस्व के रूप में ले लिया जाता था। वह राजस्व बड़ी सेनाएं रखने में और सरदारों के विलासी जीवन पर खर्च होता था। इसके अलावा शासकों में परिवर्तन, नए राज्यों का उदय और इसी प्रकार से अन्य राजनीतिक परिवर्तन गांव के जीवन को नहीं के बराबर प्रभावित करते थे। और साथ ही यूरोप ने जिस तरह से मध्य वर्ग का उदय हुआ, वैसा मध्य वर्ग भारत में नहीं था, मगर ऐसे परिवार अवश्य थे जो व्यापार के जरिए धनी हो गए थे, परंतु उन्होंने धन दौलत इकट्ठी की थी और उनका उपयोग कर्ज देने, ब्याज कमाने में किया गया था। और इस तरह से उत्पादन की नई विधियां और नए तकनीकी विकसित करने लगे थे। ठीक है, तो अब देखिए विकसित करने लगे थे और यहाँ पर इस काल में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी। इसका मतलब है कि इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो यहाँ पर क्या हुआ कि यूरोप के कुछ देश अब धीरे धीरे बाहर की राजनीतिक जीवन शैली और बाहर पूरी दुनिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी और ये लोग धीरे धीरे बाहर आए और जीवन में होने वाले परिवर्तन ने किसानों के कष्टों को और अधिक बढ़ा दिया। अब देखिए, सूबाई शासकों ने अपनी सत्ता को सुरक्षित और बढ़ोतरी के लिए दूसरे शासकों के विरुद्ध अपने स्थानीय सरदारों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और उनका प्रतिरोध करते रहे। और यहाँ पर एक तरफ भारतीय राज्य शासकों के संसार की घटनाओं से बेखबर थे, जहाँ की राजनीतिक जीवन में एक नए तत्व का प्रवेश हुआ। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने, जिनके आरंभिक इतिहास के बारे में आप देखेंगे, आरंभिक इतिहास के बारे में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये यहाँ पर केवल व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की स्थितियों को देख करके ये राजनीतिक सत्ता में जुड़ गए। इसका मतलब है, यदि क्वेश्चन ये देता है कि जो कंपनियां थी वो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने की वजह से यहाँ पर आए थे और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और साथ ही वे कंपनियां अपनी राजनीतिक सत्ता, देखिए यहाँ पर सत्ता भी स्थापित करने का प्रयास भी जुटी। और तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों ने, जैसे हमारे यहाँ तब तक सब कुछ बिखर चुका था, जब भारत में सब छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुके थे, आपस में जातिवाद को लेकर, धर्मवाद को लेकर लोग लड़ रहे थे,
उस समय इंग्लैंड से जो है व्यापारिक कंपनियां भारत में आई और यहाँ पर राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया और इन्हीं राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करके उसी का फायदा उठाकर इन्होंने राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास भी किया और स्थापित भी कर चुके। ऐसा नहीं प्रयास किया इसमें जो है, मगर भारतीय शासक में पैदा हो रहे खतरे से बेखबर थे और वास्तव में अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले में अपना स्वार्थ साधने में रहे। मतलब भारत में जो एकता नहीं थी, तो ऐसे में ये लोग वो समझ नहीं पाए कि ये किस लिए आए थे। व्यापारिक कंपनियों के हाथों की कठपुतली बनने के लिए पूर्णतः तैयार हो गए। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की पराजय होने के पहले ही भारत में ब्रिटिश विजय की शुरुआत हो चुकी थी और आग के दशकों में उनकी यह विजय जारी रही और धीरे धीरे लगभग सारे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे ये चैप्टर समाप्त हो गया। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न है, जैसे चौथ क्या है, मुगल जो है ये किस तरह से वसूला जाता था, सरदेश मुख क्या है, वजीर क्या है, तो ये सब तो क्वेश्चन है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फिर से मिलेंगे अगले चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।